हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो हमें देख रहे थे कि भाई न्यूक्लियर फिजन जो होता है, न्यूक्लियर फिजन में कॉन्टीन्यूस रिएक्शंस एक चेन के अंदर होती हैं जिनको अपन चेन रिएक्शन बोलते थे। ठीक है, अब वो चेन रिएक्शन हम देख रहे थे तो हर स्टेप के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे थे, लेकिन वो जो चेन रिएक्शन हमको सिंपल जितनी लग रही थी उतनी सिंपल है नहीं। चेन रिएक्शन जब भी अपन करवाते हैं, न्यूक्लियर फिजन जब भी होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते टाइम जनरेट होती हैं। और सबसे पहली कॉमन जो प्रॉब्लम जनरेट होती है दैट इज़ द लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो, अपन ये देख रहे हैं कि भाई जो चेन रिएक्शन हो रही थी उस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं, सेकेंडरी न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे थे। जो न्यूट्रॉन अपन ने बॉम्बार्ड करवाया बाहर से वो तो अपना प्राइमरी न्यूट्रॉन हो गया, और जो न्यूट्रॉन अंदर जनरेट हुआ वो सेकेंडरी न्यूट्रॉन हो गया। जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे थे वो फिजन के बाद जनरेट हो रहे थे। वहाँ लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकल रही थी, तो जो न्यूट्रॉन्स उनके पास भी लार्ज एनर्जी होगी। लार्ज एनर्जी न्यूट्रॉन्स के पास होगी तो जो न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी है वो कैसी होगी, वो हाई होगी। अब न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी अगर हाई होगी तो वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए जाएंगे। तो हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए जाएंगे तो क्या होगा कि मान लो अपना जो सैंपल अपन ने लिया है ना, कोई भी मटेरियल अपन लेंगे, यूरेनियम अपन लेंगे जिसका फिजन अपन को करवाना है, वो मटेरियल का सैंपल अपन ने अगर कम लिया है तो क्या होगा कि भाई न्यूट्रॉन मान लो यहाँ जनरेट हुआ, हाई वेलोसिटी के साथ वो सैंपल में से बाहर निकल जाएगा, सैंपल में से बाहर निकल जाएगा तो कोई भी रिएक्शन वो अंदर नहीं करेगा। इसका मतलब उसने फिजन प्रोसेस में पार्ट नहीं लिया, उसने चेन रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया। अब मान लो ये न्यूट्रॉन बाहर निकल गया, इसने चेन रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अंदर क्या हो जाएंगे, चेन रिएक्शन में पार्ट लेने वाले कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई न्यूट्रॉन्स जिनको चेन रिएक्शन में पार्ट लेना था वो क्या हो गए, सैंपल से लीक हो गए, बाहर निकल गए विदाउट रिएक्शन। और सैंपल से लीक हो गए विदाउट रिएक्शन अगर बाहर निकल गए तो वो रिएक्शन क्या होगी, कुछ टाइम के बाद रुक जाएगी। अगर कंटिन्यूस ऐसे लीकेज होता रहा हर स्टेप में तो हर स्टेप के बाद क्या होता रहेगा, ड्यू टू लीकेज, और अपनी जो प्रोसेस है वो 1 2 4 5 स्टेप के बाद क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई जो साइज़ है ना वो कैसा लिया जाए, सफिशिएंट साइज़ लिया जाए, है ना। तो उसकी जो डिजाइनिंग है ना सैंपल की, है ना, जहाँ पर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन करवा रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, वो प्रॉपर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट तो है लीकेज की प्रॉब्लम। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम, एब्जॉर्प्शन बाय इम्प्योरिटीज। देखो भाई, अपन नेचुरल यूरेनियम यूज़ करेंगे, ठीक है, नेचुरल यूरेनियम यूज़ करेंगे तो कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिलती नेचर के अंदर। यूरेनियम भी अपन को प्योर नहीं मिलेगा, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होंगी। अब इम्प्योरिटीज़ होंगी तो इम्प्योरिटीज़ तो कैसी होंगी भाई, अपना जो मटेरियल है फॉर एग्जांपल यूरेनियम है उसका तो फिजन हो सकता है, लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इम्प्योरिटीज़ कैसी होंगी, इम्प्योरिटीज़ तो नॉन फिजनेबल होंगी ना। मतलब इम्प्योरिटीज से फिजन थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया, मान लो कोई पार्टिकल बीच में, कोई एटम बीच में इम्प्योरिटी का आ गया, उसके ऊपर न्यूट्रॉन जाएगा तो वो क्या करेगा, उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व कर लेगी इम्प्योरिटी। न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व कर लेगी तो क्या होगा, वो न्यूट्रॉन प्रोसेस में यूज में नहीं आएगा, रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, अपनी प्रोसेस रुक जाएगी। तो ये इम्प्योरिटीज़ की अगर क्वांटिटी लार्ज है ना, तो भी क्या हो सकता है, अपनी जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की प्रोसेस है वो रुक सकती है। ठीक है, थर्ड जो इसके अंदर प्रॉब्लम आती है वो है एब्जॉर्प्शन बाय डिफरेंट आइसोटोप्स। ये डिफरेंट आइसोटोप से एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, देखो क्या है, अपने नेचर में जो यूरेनियम मिलता है उस यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स मिलते हैं। ठीक है, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 233, है ना। अब क्या है, इनकी जो क्वांटिटी है ना वो यूरेनियम 238 की अगर मैं बात करूं तो यूरेनियम 238 की क्वांटिटी है ऑलमोस्ट 99.28%।
ठीक है, ये मैक्सिमम है नेचर के अंदर। तो देखो रिमेनिंग कितना है, 1% से भी कम है। ठीक है, इसके साथ जो यूरेनियम 235 जो मोस्टली एज अ फिजिबल मटेरियल काम में आता है वो नेचर में कितना है 0.714%, और जो रिमेनिंग है 0.006% वो है यूरेनियम 233 विच इज मोस्ट फिजनेबल। ठीक है, ये जो यूरेनियम 238 है ना, इस यूरेनियम 238 को फिजन करवाने के लिए इसको चाहिए हाई एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स, ऑलमोस्ट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी अपनी न्यूट्रॉन की होनी चाहिए। ठीक है, उससे कम अगर एनर्जी है न्यूट्रॉन की तो उसको क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, फिजन इसका नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी इतनी नहीं होगी उन न्यूट्रॉन्स को तो ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, फिजन प्रोसेस में पार्ट ही नहीं लेगा। और क्या है कि जो अपनी प्रोसेस होती है उसमें मैक्सिमम न्यूट्रॉन्स की एनर्जी इससे कम ही होती है। इसका मतलब अगर आपने मान लो कोई सैंपल लिया यूरेनियम का, कहीं से निकाला नेचर में, तो यूरेनियम के सैंपल में तीनों प्रेजेंट होंगे, 238 भी होगा, 235 भी होगा, 233 होगा, लेकिन भाई उसके अंदर 99% क्या है, 238 है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इस बात की है कि जो आपके न्यूट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और अगर न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो यूरेनियम 235 का फिजन नहीं होगा, फिजन की प्रोसेस पार्ट नहीं लेगा। भाई यूरेनियम जो 235 है वो क्या इजीली उसका फिजन हो जाता है, उसको ऑलमोस्ट 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी की न्यूट्रॉन्स से ही वो उसका क्या हो जाता है, फिजन हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो न्यूट्रॉन्स उसको मिले ही नहीं मिले तो फिजन प्रोसेस में उसने पार्ट नहीं लिया तो भाई जो मटेरियल है अपना वो कैसा रह जाएगा, विदाउट रिएक्शन रह जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो क्या कर सकती है, वो रुक सकती है। अब इनके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, देखो सॉल्यूशन अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो ऐसा कर सकता हूं मैं कि भाई सेपरेशन कर दूं, सेपरेशन ऑफ यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 पे ही तो करना है मुझे, फिजन है ना, तो सेपरेशन कर लूं। सेपरेशन पर कर सकते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस से, है ना, डिफ्यूजन प्रोसेस से इसका सेपरेशन हो सकता है, लेकिन वो जो सेपरेशन की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, अब कॉस्टिंग का भी अपन को ध्यान रखना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस आ रही है तो क्या होगा कि भाई अपन जनरली जो यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर का वो करते हैं जनरेशन में, पावर जनरेशन में। डेली तो एटॉमिक बॉम्ब चलते नहीं है ना, तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो अपन करवाते हैं वो पावर जनरेशन में यूज़ में लेते हैं। तो पावर जनरेशन कैसी होनी चाहिए, वो चीप होनी चाहिए, है ना, तो वो कॉस्टली अगर होगी डिफ्यूजन की प्रोसेस में तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का वो कैसा होगा, वो भी कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या एक अच्छा आइडिया नहीं है सेपरेशन करना। ठीक है, दूसरा यूज़ कर सकते हैं अपन यूज़ ऑफ मॉडरेटर्स। मॉडरेटर यूज़ कर सकते हैं अपन। मॉडरेटर क्या होते हैं, मॉडरेटर जो है ना वो ऐसे मटेरियल होते हैं जो रिच होते हैं प्रोटॉन के अंदर, मतलब प्रोटॉन रिच मटेरियल जो है वो मॉडरेटर्स होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन रिच के साथ साथ क्या होते हैं, ये हैवी होते हैं। ठीक है, हैवी होने के साथ साथ क्या है कि भाई जो न्यूट्रॉन्स हैं ना उनके साथ इनका इलास्टिक कोलिजन होता है ना, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि प्रोटॉन में रिच हैं, हैवी हैं, तो क्या होता है कि जब इनके अंदर अपन अपने मटेरियल को रख देते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन आएगा, हाई वेलोसिटी है, उसको यूरेनियम 235 को फिजन करना है, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके आसपास एनर्जी चाहिए जिसको ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं हाई वेलोसिटी वाले, वो हाई वेलोसिटी वाले न्यूट्रॉन्स आके क्या करते हैं कि जो मॉडरेटर्स, भाई मॉडरेटर कोई भी मटेरियल होगा, जैसे आपने सुना होगा हैवी वाटर D2O, ठीक है, वो मॉडरेटर का ही वर्क करता है। हैवी वाटर है ना, वो किसका वर्क करता है, वो इसी का वर्क करता है, मॉडरेटर का ही वर्क करता है। ठीक है, पैराफिन हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, ये सब मॉडरेटर का वर्क करते हैं। ठीक है, तो इनके पार्टिकल के साथ, इनके एटम्स के साथ जब न्यूट्रॉन्स कोलाइड करता है, कोलिजन करता है, तो इलास्टिक कोलिजन होते हैं। इलास्टिक कोलिजन से क्या होता है कि वो आपस में अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेते हैं। तो क्या होता है कि भाई वो तो हैवी है तो वो तो फास्ट मूव नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर देगा। तो इनसे कोलिजन करने के बाद न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और वो इजीली क्या कर पाते हैं, यूरेनियम 235 का फिजन कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह पर मॉडरेटर का यूज करके भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो एक प्रॉब्लम यहाँ साइज़ की थी। ठीक है, तो साइज़ के लिए अपन यूज़ करते हैं क्रिटिकल साइज
और क्रिटिकल मास। ठीक है, क्रिटिकल साइज और क्रिटिकल मास क्या है कि भाई अपन को पता है कि लीक हो सकते हैं न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स लीक ना हो इसलिए अपन क्या करते हैं कि भाई जो साइज है जो अपन सैंपल ले रहे हैं फिजन प्रोसेस करवाने के लिए और जो उसका मास ले रहे हैं वो एक स्पेसिफिक साइज और मास से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक साइज जिससे कम साइज लेने पर या वो स्पेसिफिक मास जिससे कम मास लेने पर अपनी फिजन प्रोसेस नहीं होगी, उस साइज और मास को बोलते हैं क्रिटिकल साइज और क्रिटिकल मास। ये एक कांस्टेंट से डिसाइड होता है जिसको बोलते हैं के फैक्टर या फिर न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर। क्या होता है वो अपन देखें। देखो के फैक्टर या रिप्रोडक्शन फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअली में क्या है, न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअली में क्या है, रेशियो है। ठीक है, रेशियो किस किस का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जनरेटेड इन फिजन प्रोसेस, है ना, और किसके साथ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लॉस्ट इन प्रोसेस के साथ। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, या फिर के फैक्टर अपन बोलते हैं इसको, के से अपन इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो के की वैल्यू 1 है, मतलब जितने जनरेट हुए उतने ही लॉस हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, जितने आगे से चल के आ रहे थे वो तो बचेंगे भाई, 3, 4, 5, 6 जो अपने आगे से दिए थे वो तो बचे रहेंगे ना, जो अंदर जनरेट हो रहे हैं वो सब लॉस हो रहे हैं उनका, है ना। इसका मतलब प्रोसेस हर स्टेप में उतनी ही चलेगी जितनी फर्स्ट स्टेप में हुई थी। ठीक है, इसका मतलब अपनी जो रिएक्शन है ना वो कैसी रहेगी, अपनी रिएक्शन कंट्रोल में रहेगी, कंट्रोल चेन रिएक्शन होगी, कंट्रोल चेन रिएक्शन होगी, रिएक्शन अपने कंट्रोल में होगी, तो एनर्जी जो अपन जनरेट करेंगे वो भी कैसी होगी, कंट्रोलेबल होगी। ठीक है, तो कंट्रोलेबल होगी तो अपन क्या किस में यूज में ले सकते हैं इसको, पावर जनरेशन में अपन इसको यूज ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ के इक्वल टू 1 रखने के लिए जो साइज होता है उसी साइज को अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल साइज बोलते हैं। और के इक्वल टू 1 जिस मास के लिए रहेगा उस मास को अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मास बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो इस के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जनरेटेड फिजन प्रोसेस में वो ग्रेटर हो जाए लॉस से। ठीक है, मतलब हर बार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे तो थोड़े टाइम के बाद उनका नंबर क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। अपन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जो अपनी रिएक्शन बनेगी वो कौन सी बनेगी, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बनेगी। ठीक है, अब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, इसका मतलब जो क्रिटिकल साइज और क्रिटिकल मास से ज़्यादा हो गया अपना साइज और मास दोनों। ठीक है, तो यहाँ अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन अपन को पता है किस यूज में आती है, न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब की कंस्ट्रक्शन में यूज में आती है। ठीक है, थर्ड केस हो सकता है कि भाई अपना जो के फैक्टर है ना वो क्या हो जाए, वो लेस देन 1 हो जाए। तो के फैक्टर लेस देन 1 हो गया, मतलब लॉस ग्रेड ज़्यादा हो रहा है और जनरेशन कम हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा भाई, मान लो फर्स्ट प्रोसेस में 3 जनरेट हुए, लॉस हो गया 5 का, मतलब आए थे वो भी चले गए, है ना। तो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगी भाई, ये साइज और मास कम हो गया तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4 स्टेप के बाद रुक जाएगी और कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं चलेगी। ठीक है, तो अपन को अगर मान लो कंट्रोल में रखना है चेन रिएक्शन को, ठीक है, तो चेन रिएक्शन को कंट्रोल में रखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, के फैक्टर को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ठीक है, के फैक्टर से अपन क्या कर सकते हैं, अपनी जो रिएक्शन है उसको डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कंट्रोल चेन रिएक्शन का जो एग्जांपल है वो अपन कंट्रोल चेन रिएक्शन यूज करते हैं किसमें, पावर जनरेशन में। ठीक है, तो पावर जनरेशन के लिए
अपन यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर या एटॉमिक पाइल अपन उसको बोलते हैं। ठीक है, 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं हम उसको। ठीक है, सबसे पहला जो एटॉमिक रिएक्टर बनाया था, फर्स्ट आर्टिफिशियल जो एटॉमिक रिएक्टर बनाया था वो बनाया था फर्मी ने। ठीक है, शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, उसने क्या किया था, उसका जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था वो एक्चुअली में एक ब्लॉक था ब्लैक ब्रिक्स का। ब्लैक जो ब्रिक्स थी वो थी ग्रेफाइट की ब्रिक्स। ठीक है, उसने ग्रेफाइट की ब्रिक्स का एक इस तरह का ब्लॉक प्रिपेयर किया था। कुछ इस तरह का उसने एक ब्लॉक प्रिपेयर किया था, है ना, क्यूब जैसा है। ठीक है, ये जो अपन को ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना, ये किसके ब्लॉक हैं, ग्रेफाइट ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है, मॉडरेटर होता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो रिएक्टर बनाया वो मॉडरेटर से ही बनाया। ठीक है, अब उसके अंदर क्या डाला उसने यहाँ यूरेनियम की रॉड्स इसके अंदर डाली। ये इस तरह इसने यूरेनियम की रॉड्स डाली इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, यूरेनियम की रॉड्स इसने जब डाली तो यूरेनियम की रॉड्स को के ऊपर न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करवाएं अपन, वो ग्रेफाइट से क्या हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे और रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। अब क्या है कि ये प्रोसेस सेफ रहे। ठीक है, तो इसके लिए उसने कुछ सेफ्टी रॉड्स वहाँ डाली। ठीक है, तो ये और कुछ कंट्रोल रॉड्स वहाँ डाली। कंट्रोल रॉड्स क्या होती हैं, कुछ रॉड्स इसने डाली। वो जो रॉड्स इसने डाली ना, वो रॉड्स थी या तो बोरॉन की या फिर थी वो कैडमियम की। ये दोनों ही क्या कर लेती हैं, ये दोनों ही न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्व कर लेती हैं। तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन मान लो जनरेट हो गए, रिएक्शन को रोकना है तो बोरॉन और कैडमियम की रॉड अंदर डाल दो, वो एब्जॉर्व कर लेंगे न्यूट्रॉन्स को, रिएक्शन रुक जाएगी। ठीक है, तो कुछ ये इसने यहाँ बोरॉन कैडमियम की रॉड डाली। ठीक है, ये कंट्रोल रोस्ट इसने डाली साइड से। फिर भी मान लो रिएक्शन बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाए, है ना, तो फिर उसके लिए एक्स्ट्रा ऊपर से इसने रॉड डाली। ऊपर से जो रॉड डाली उन रॉड्स को बोला सेफ्टी रॉड्स, है ना। सेफ्टी रॉड्स इसलिए बोल रहा है कि भाई ये सेफ्टी के लिए है। मान लो रिएक्शन फिर भी अनकंट्रोल्ड हो जाए तो क्या करेंगे अपन, ऊपर वाली रॉड्स को अंदर डाल देंगे तो रिएक्शन पूरी तरीके से रुक जाएगी। लार्ज अमाउंट में कैडमियम बोरॉन की रॉड अंदर जाएंगी तो वो सारे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्व कर लेंगी और रिएक्शन एकदम से क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये अपना फर्स्ट रिएक्टर था। अभी जो प्रेजेंट में रिएक्टर यूज में आता है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, वो अपन एक बार देखें। जो अभी रिएक्टर यूज में आता है उस रिएक्टर के अंदर सबसे पहले सबसे बाहर एक वॉल होती है कंक्रीट की। ये जो कंक्रीट की वॉल होती है इसको शील्डिंग बोला जाता है। ठीक है, ये जो शील्डिंग है ये शील्डिंग होती है ऑलमोस्ट 2 से लेके और 2.5 मीटर थिकनेस की। ठीक है, ये थिकनेस है इसकी और ये कंक्रीट की बनी हुई होती है। ठीक है, सबसे बाहर है शील्डिंग। ठीक है, कितनी विड्थ है इसकी, 2 से लेके 2.5 मीटर। किसकी बनी है, कंक्रीट की बनी हुई है। ठीक है, ये सबसे बाहर ही अपनी। अच्छा, ये करती क्या है, मान लो रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाए। ठीक है, तो अनकंट्रोल्ड हो जाए तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ से निकलेगी। तो ये कंक्रीट क्या करेगी, वहाँ जो आसपास उसके वर्कर हैं काम कर रहे हैं उनको सेफ रखेगी। भाई कंक्रीट जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। तो आप इमेजिन करो कि 2 मीटर 2.5 मीटर विड्थ की एक कंक्रीट की वॉल है ना। तो वहाँ मान लो अगर छोटा मोटा ब्लास्ट हुआ तो उससे वो वहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको बचा सकती है। कोई रेडिएशन भी है जो अंदर है उससे भी क्या कर सकती है, वो बाहर काम करने वाले लोगों को बचा सकती है। ठीक है, ये
जो कंक्रीट की रॉड है, इसके कंक्रीट की जो वॉल है, इसके अंदर यहाँ होता है कूलेंट जो यहाँ फ्लो करता है। ठीक है, कूलेंट क्या करता है? देखो, कूलेंट का जो बेसिक काम है ना, नाम ही कूलेंट है ना। बेसिक जो यूज है कूलेंट मतलब कूल रखना है इसको, पर इसका काम ओनली कूल रखना नहीं है। अपन इसका यूज कर रहे हैं पावर जनरेशन में। पावर जनरेशन में कैसे करेंगे? टरबाइन चलाएंगे। टरबाइन चलाएंगे कैसे? हाई प्रेशर स्टीम से। तो ये क्या करेगा? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा। तो वाटर स्टीम में कैसे कन्वर्ट होगा? जब वाटर को अपन हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ जो हीट एनर्जी जनरेट हुई ना, उसको ये कूलेंट यहाँ से एब्जॉर्व करेगा और कहाँ पहुँचाएगा? कोई वाटर का टैंक या हेड या स्टोरेज होगा उसके अंदर पहुँचाएगा, जिससे क्या कर सके, वो वहाँ से स्टीम में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, कूलेंट की फॉर्म में क्या करते हैं अपन? या तो कोल्ड वाटर यूज़ करते हैं, है ना, कोल्ड एयर भी यूज़ कर लेते हैं, और टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हाई है तो लिक्विड सोडियम भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूज होती हैं एज कूलेंट, जो यहाँ से क्या करता है, जो भी हीट जनरेट हुई है उसको लेके यहाँ से ट्रेवल करता है। तो यहाँ से कॉन्टीन्यूस क्या है कि ये एक कंप्रेसर लगा हुआ होता है, उसके थ्रू ये यहाँ से इस कूलेंट को बाहर निकालता रहता है। ठीक है, अच्छा, कूलेंट क्या है कि भाई यहाँ फ्लो करेगा, हॉट हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद हीट ले लेगा, यहाँ से निकल जाएगा हॉट होने के बाद, और वापस कंटेनर में होता हुआ कूल डाउन होके वापस नीचे से क्या कर लेगा, वो एंटर कर लेगा। ठीक है, ये जो मेन पार्ट अपन को दिख रहा है ये है अपना कोर। ठीक है, मतलब ये वो जगह है जहाँ पर रिएक्शन होगी। इसके अंदर अपनी ये यूरेनियम की रॉड्स लगी हुई होती हैं, है ना, ये अपना यहाँ मतलब एक तरीके का मटेरियल अपना हो गया, फ्यूल अपना हो गया, फ्यूल ही बोलेंगे उसको, है ना। उससे अपन क्या कर रहे हैं, एनर्जी जनरेट कर रहे हैं यूरेनियम से। तो यूरेनियम की रॉड्स होती हैं या फ्यूल रॉड्स होती हैं ये। ठीक है, ये यूरेनियम रॉड्स हो गई है ना। अब क्या होता है कि भाई न्यूट्रॉन अपन यहाँ डालेंगे, तो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना है, तो उसके लिए अपन क्या डालते हैं, मॉडरेटर। तो इस चैम्बर में, कोर वाला जो चैम्बर है, इसके अंदर क्या फील्ड होता है, यहाँ मॉडरेटर फील्ड होता है। ठीक है, अब मॉडरेटर अपन को पता है क्या होता है कि भाई रिच होता है किसके अंदर, प्रोटॉन के अंदर, है ना, हैवी होते हैं। ठीक है, क्या यूज़ कर सकते हैं, D2O यूज़ कर सकते हैं, पैराफिन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एज मॉडरेटर यूज आती हैं। मैंने बताया इनके पार्टिकल्स के साथ जब न्यूट्रॉन कोलाइड करते हैं तो इलास्टिक कोलिजन होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, और न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं, और वो यूरेनियम का क्या कर सकते हैं, फिजन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ एक अपन चैम्बर रखते हैं, स्टोरेज। ठीक है, एक तरीके से मान लो वाटर का चैम्बर हो गया, ये यहाँ से कूलेंट आता है। ठीक है, कूलेंट यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता हुआ, ऐसे इसको टेढ़ा मेढ़ा ऐसे बनाते हैं जैसे वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा तो क्या करेगा, ज़्यादा टाइम तक वाटर के कांटेक्ट में रहेगा, तो अपनी मैक्सिमम हीट को क्या कर देगा, वाटर को सप्लाई कर देगा। होता हुआ ये यहाँ से कूलेंट इधर से और इधर आ जाता है। ठीक है, इधर अपन कंप्रेसर लगा सकते हैं जिससे क्या कर सके, ईजिली फ्लो को बना के रख सके। ठीक है, इधर से ये अपना ये कूलेंट आ जाएगा। ये अपना वाटर का टैंक हो गया, स्टोरेज हो गया, रिजर्वायर हो गया। ठीक है, अब ये रिजर्वायर क्या करता है कि भाई इसके अंदर जो भी वाटर है वो क्या करता है, हीटअप हो जाता है, एनर्जी लेता है कूलेंट से, लेगा तो यहाँ आउटपुट के लिए अपन यहाँ प्लेस बनाते हैं। उससे क्या होता है कि वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, इधर से जो स्टीम है, हाई प्रेशर स्टीम, वो ट्रैवल करती है। हाई प्रेशर स्टीम जब ट्रैवल करती है इधर से, तो हाई प्रेशर स्टीम को अपन पहुँचाते हैं कहाँ, यहाँ एक चैम्बर है, इस चैम्बर में, ये चैम्बर में लगा हुआ होता है क्या, टरबाइन। ठीक है, और वो टरबाइन अटैच होता है किसके साथ, आगे जनरेटर के साथ। ये अपना टरबाइन है। ठीक है, टरबाइन क्या करता है, जनरेटर के साथ कनेक्ट होता है, आर्मेचर को रोटेट करवाता है।
अपन पढ़ चुके हैं जनरेटर का कंस्ट्रक्शन। जब आर्मेचर रोटेट होती है तो वह करंट जनरेट होता है। ये स्टीम यहाँ से आती है, स्टीम आके टरबाइन को रोटेट करवाती है, कूल डाउन होती है और कूल डाउन होने के बाद ये वापस ये नीचे, ठीक है, उसको वापस फिर क्या करते हैं और थोड़ा कूल डाउन करने के लिए एक और चैम्बर से पास कराते हैं। इस चैम्बर से पास होके इस चैम्बर में अपन कोल्ड वाटर डालते हैं, है ना, एक साइड से डालते हैं, एक साइड से कोल्ड वाटर कंटिन्यूस निकालते रहते हैं। तो वो कोल्ड वाटर से के थ्रू क्या होता है कि भाई यहाँ से जो स्टीम वो क्या हो जाती है, वो कूल डाउन हो जाती है ना, यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से वापस आके और फिर वापस उस वाटर को अपन यहीं लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब अपन को प्रोसेस स्टार्ट करनी होती है तो सिंपली अपन क्या करते हैं, अच्छा इसके अंदर ऊपर और रोड्स होती हैं, सेफ्टी रोड्स या कंट्रोल रोड्स, है ना। तो ये बोरोन या फिर किसकी रोड होंगी, कैडमियम की रोड्स होंगी, ठीक है। ये रोड्स अपन ऊपर से डाल के रखते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ ये हैंडल हो गया इनका। तो क्या होगा कि जैसे ही न्यूट्रॉन इसके साथ पास होते हैं, है ना, न्यूट्रॉन्स हमेशा ही होते हैं इसके पास, जैसे अपन को रिएक्शन स्टार्ट करनी है इन रॉड्स को ऊपर अपन खींच लेते हैं, ठीक है। रॉड्स को जैसे ही खींचेंगे अपन तो क्या होगा कि भाई न्यूट्रॉन्स हिट करेंगे यूरेनियम के फ्यूल को, मॉलिक्यूल्स के थ्रू पास करेंगे, उससे क्या होगा, रिएक्शन होगी, रिएक्शन से हर स्टेप में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। वो एनर्जी को क्या करेगा, ये कूलेंट एब्जॉर्व करेगा, एब्जॉर्व करने के बाद कूलेंट किसको देगा, यहाँ वाटर को देगा, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, हाई प्रेशर स्टीम में, और वाटर क्या करेगा, जाके टरबाइन को रोटेट करवाएगा और रोटेट करवा के वापस इस रिजर्वायर में आ जाएगा, टरबाइन रोटेट करेगी, उससे जनरेटर मूव करेगा, आर्मेचर मूव करेगा, जनरेटर चलेगा और अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इस तरह अपना जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो वर्क करता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, कंट्रोल चेन रिएक्शन का। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में अपन एटम बॉम्ब का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसको अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।